गांव में रहने वाले शौकत एक कॉलेज में लेक्चरर थे। एक बेटा MBA और दूसरा इंजीनियर। घर की बड़ी बेटी शबन इंग्लिश और भूगोल में डबल MA। पूरा घर बेहद पढ़ा लिखा, लिहाजा पूरे गांव में शौकत और उनके परिवार की बहुत इज्जत थी। मगर उस रात शौकत के एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया और बताया कि शौकत के घर में कोई हादसा हो गया है। पुलिस टीम शौकत के घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर में दाखिल होते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत, उनकी बीवी, उनके 2 बेटों, एक बहू और 2 बच्चों की लाशें पड़ी थीं। 11 महीने को बच्चे को छोड़कर बाकी सभी गला कटा हुआ था। सभी लाशें खून से सनी थी। शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची शबन घर के एक कोने में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उस रात का ये मंजर इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने अपनी आंखों से देखा था। सुबह होते होते एक ही परिवार के साथ लोगों के कत्ल की ये कहानी बावनखेड़ी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई थी। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इतना गुस्सा कि अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर आना पड़ा। यूपी पुलिस पर जबरदस्त दबाव था जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का। हादसे की पहली गाज इलाके के थाना इंचार्ज पर गिरी। उनकी जगह मामले की तफ्तीश के लिए नए इंस्पेक्टर RP गुप्ता को बावनखेड़ी बुलाना पड़ा। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। कत्ल से पहले पूरे परिवार को नशीली दवा देने की बात भी सामने आ गई थी। RP गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेली शबन होश में कैसे थी। जब पूरे घर का कत्लेआम हो गया तो अकेली शबन बच कैसे गई। वो शबन से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। पूरे घर का कत्ल हो चुका था। ऐसे में इकलौती बची सदस्य से कैसे पूछताछ हो। और तब शबन की हालत भी ठीक नहीं थी, दबाव चौतरफा था। केस तो सुलझाना ही था। लिहाजा इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने अपने मुखबिरों के जरिए तफ्तीश जारी रखी, ये सोचकर कि शबन से सही वक्त पर पूछताछ कर लेंगे। इसी दौरान इंस्पेक्टर RP गुप्ता को एक मुखबिर ने खबर दी, खबर ये कि सलीम को उठा लो, केस खुल जाएगा। इसी दौरान इंस्पेक्टर गुप्ता को पता चला कि 2 दिन पहले ही सलीम को पुलिस ने उठाया था। उससे पूछताछ भी की, लेकिन फिर उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया था। इसी बीच थोड़ा वक्त और बीता और इंस्पेक्टर RP गुप्ता को शबन से पूछताछ का मौका मिल गया। इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबन से पूछी। शबन ने उस रात की जो कहानी बताई वो ये थी कि वो रात को छत पर सो रही थी। छत के रास्ते कुछ चोर घर में दाखिल हुए, फिर वो जीने से नीचे पहुंचे और उसके बाद नीचे के ही रास्ते से बाहर निकल गए। फिर जब वो नीचे पहुंची तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी, शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज सुनी और पुलिस को खबर कर दी। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे झोल थे जिसने पहली बार शबन को शक के घेरे में ला दिया। उस रात सच में बारिश नहीं हुई थी। ये शबन का पहला झूठ था। अगर चोर दरवाजे से बाहर निकले तो कुंडी अंदर से बंद कैसे थी। ये शबन का दूसरा झूठ था। अगर चोर दीवार के रास्ते छत पर आए तो दीवार पर इसके कोई निशान नहीं थे। ये शबन का तीसरा झूठ था। शबन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पर थी। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई कि इंस्पेक्टर गुप्ता समेत सभी पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती शबन से हमदर्दी जताने उसके घर जा पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबन को 5 लाख रुपए उसी वक्त उन्हें देना था। इधर पुलिस के हिसाब से खुद शबन कातिल थी। ऐसे में मुख्यमंत्री का मुआवजा देना अजीब सी स्थिति पैदा करने वाला था। अब इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अफसरों के साथ मायावती के PA से मौके पर ही बात की। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए लखनऊ लौट गई। लेकिन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने चुनौती ये थी कि वो साबित करें कि शबन ही कातिल है। इंस्पेक्टर गुप्ता ने तब तक लोगों से पूछताछ में ये पता लगा लिया था कि बावनखेड़ी गांव के ही रहने वाले सलीम और शबन में अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि शबन अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल भी जाया करती थी। मुखबिर पहले ही सलीम के बारे में इशारा दे चुका था। 17 अप्रैल 2008 को यानी हादसे के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया।
वो इस कत्लेआम की जानकारी से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर गुप्ता को लेकर उसके मन में खौफ भी था। इंस्पेक्टर गुप्ता ने पुलिसिया तरीका अपनाया और इसको अपनाते ही उन्हें इस केस में पहली कामयाबी मिली। सलीम टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि वो शबन से प्यार करता था और तमाम बातें उसने पुलिस को बता दी। अब कहानी पुलिस के सामने थी, लेकिन सबूत अब भी कोई हाथ में नहीं था। सलीम ने ही पुलिस को पहला सबूत भी दिया। सबूत था वो कुल्हाड़ी जिससे 7 लोगों का कत्ल किया गया था। वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी। अब कहानी, गवाह और सबूत तीनों पुलिस के पास थे। इसके बाद 18 अप्रैल को यानी सामूहिक हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता अपनी टीम के साथ शबन के घर पहुंचे। साथ में सलीम भी था। इस बार इंस्पेक्टर गुप्ता शबन से पीड़ित के तौर पर नहीं, बल्कि एक कातिल के तौर पर सवाल पूछ रहे थे। शबन इनकार करती है, लेकिन तभी सलीम शबन को बताता है कि उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, इसलिए तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। तब पहली बार शबन टूट जाती है। अब केस सुलझ चुका था। कत्ल की कहानी, कत्ल का मकसद और दोनों कातिल पुलिस के शिकंजे में थे। शबन के खून से सने कपड़े भी पुलिस बरामद कर चुकी थी। इसके साथ ही 2 ऐसे मोबाइल फोन भी बरामद हुए जो आगे चलकर इस केस में एक अहम सबूत बने। उन दोनों फोन पर वारदात के दिन 55 बार कॉल की गई थी। पूछताछ के दौरान शबन और सलीम ने एक दहलाने वाला खुलासा भी किया। खुलासा 11 महीने के भतीजे को दोबारा मारने का। जब सलीम सबका मर्डर करने के बाद चला गया तो शबन का मासूम भतीजा रोने लगा। शबन से उसे कॉल किया तो उसने कहा, अब मैं नहीं आऊंगा। फिर शबन ने खुद ही उसका गला घोंट दिया था। शबन के 2 भाइयों की जान उस रात बच सकती थी, लेकिन शबन की मोहब्बत में दोनों भाई भी मारे गए। दरअसल उस दिन दोनों भाई गांव से अपने अपने काम पर शहर लौट रहे थे, लेकिन शबन ने उन्हें बीच रास्ते से वापस बुला लिया था। इंस्पेक्टर गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान शबन ने इस कत्लेआम की वजह भी बताई थी। दरअसल वो चाहती थी कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ना बचे और सारी संपत्ति भी उसे मिल जाए। 3 अगस्त 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबन को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। तब जज S.A. हुसैनी ने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि उन्होंने अपने 30 साल के न्यायिक जीवन में इससे अच्छी और कोई जांच नहीं पाई। इसके लिए उन्होंने इंस्पेक्टर गुप्ता की बाकायदा तारीफ भी की थी। बाद में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सजा बरकरार रखा। राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। शबन पुनर्विचार याचिका और दूसरे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन सलीम के पास अब भी कुछ रास्ते बचे हुए हैं। पुनर्विचार याचिका उसने कुछ वक्त पहले ही दाखिल की है। यही वजह है कि फिलहाल सिर्फ शबन की फांसी दिए जाने की बात हो रही है, सलीम को नहीं। सलीम इस वक्त इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है, जबकि शबन रामपुर की जिला कारागार में। अब दोनों को ही आखिरी फैसले का इंतजार है।